अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बायोलॉजिकल साइंस देखेंगे 8th क्लास। ओके, तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर 8th क्लास से पेपर 1 में भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स पढ़ना ज़रूरी है। ओके, 8th क्लास के सारे टॉपिक्स पढ़ना पेपर 1 वालों के लिए ज़रूरी है और पेपर 2 वालों के लिए तो वैसे भी पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हैवानात व नबातात जो किसी मुल्क के मखसूस इलाके तक महदूद रहते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऐसे हैवानात और नबातात जो किसी मखसूस इलाके या फिर किसी मखसूस मुल्क तक ही महदूद रहते हैं। ठीक है, वो एक ही जगह, वो उतने ही में एरिया में रहते बल्कि दूसरे एरिया में नहीं पाए जाते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? इलाक़ाई अनवा कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इलाक़ाई अनवा कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कैंगारू है। ओके, कैंगारू जो है कहाँ का जानवर है? ये ऑस्ट्रेलिया का, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है बल्कि दूसरे और कंट्रीज़ में नहीं पाया जाता। तो हम क्या बोलेंगे? कैंगारू कहाँ का एंडेमिक स्पीशीज़ है? ऑस्ट्रेलिया का। और कीवी जो बर्ड है वो कहाँ की है? न्यूज़ीलैंड की है। ओके, कीवी बर्ड न्यूज़ीलैंड की है, तो कीवी बर्ड एंडेमिक स्पीशीज़ कहाँ की है? न्यूज़ीलैंड की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्रे अर्ज़ पर, ओके, कुर्रे अर्ज़ पर सहराई इलाका कितने फ़ीसद है? ठीक है, सहरा किसे कहते हैं? रेतीले इलाके को सहरा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कुर्रे अर्ज़ जितनी भी ज़मीन है उस पे सहराई इलाका कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 17% है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। खलिए को किसने दरियाफ्त किया? ओके, खलिए को किसने दरियाफ्त किया? सबको पता होगा ये, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए, तो यहाँ पर खलिए को किसने दरियाफ्त किया? रॉबर्ट हुक ने खलिए को दरियाफ्त किया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया? ओके, बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया? किसने दरियाफ्त किया? एंटिनो वॉन लेवनहुक। एंटिनो वॉन लेवनहुक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को दरियाफ्त किया और उसने बैक्टीरिया को दरियाफ्त करके सबसे पहले उसका नाम क्या रखा था? बैक्टीरिया नहीं रखा था बल्कि एनिमल क्यूल रखा था। ठीक है, एनिमल क्यूल या फिर हैवांचा बोलेंगे उसको, हैवांचा रखा था। फिर बाद में उसका नाम क्या रखा गया? बैक्टीरिया रखा गया। ठीक है, क्या रखे थे उसका पहले नाम? जब पहली मर्तबा दरियाफ्त हुआ सबसे छोटा एक खलवी अज़म जो सबसे पहले दरियाफ्त हुआ वो क्या था? बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया खुद उज़वी जो सबसे पहले दरियाफ्त हुए वो बैक्टीरिया थे। तो उनका नाम अभी नाम नहीं रखा गया था, तो इसलिए उनको सबसे पहले क्या कहा गया था? एनिमल क्यूल कहा गया था। इसके बाद में जैसे जैसा और दरियाफ्तें होती गई तो उसके बाद बैक्टीरिया और इस तरह के अलग अलग खुर्द उज़वियों के नाम अलग अलग रखे गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मरकज़े को किसने दरियाफ्त किया? ओके, मरकज़े को किसने दरियाफ्त किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, मरकज़े को दरियाफ्त करने वाला कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इसने शाह बलूत के पत्ते में, ठीक है, शायद शाह बलूत के पत्ते में जब तहक़ीक़ कर रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो उसको बारीक छोटे छोटे काले धब्बे जैसे नज़र आए, तो जब वो देखा तो वो क्या थे? वो मरकज़ा था वो। ठीक है, वो मरकज़ा था। नेक्स्ट देखते हैं। खलियों को रंगने के लिए कौन सी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम खलियों को डायरेक्ट सादा कलर में नहीं देख सकते। ठीक है, तो खलियों को रंगने के लिए जो हम खलियों को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, हैवानी खलियों को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अपने पास क्या है? 8th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट है जो कि क्या करना है? रुखसार के खलिए निकाल कर, रुखसार के यानी अपने जो गाल होता है उसके अंदर साइड से थोड़ा सा स्किन निकाल के उसको क्या करना है? ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, ऑब्ज़र्व करते वक़्त हम डायरेक्टली
नहीं करते, बल्कि इसको क्या करते हैं, पहले स्टेन करते हैं। उसको क्या कहते हैं, रंगना या फिर स्टेनिंग कहते हैं। तो सेल्स को जब हम स्टेन करते हैं तो कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी अशिया का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं मिथाइल ब्लू, ठीक है, मिथाइल ब्लू या फिर सैफ्रनिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मिथाइल ब्लू और सैफ्रनिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वो जो खलिए होते हैं हम लोगों को क्लियरली दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में, इनको कलर करने के बाद, स्टेनिंग करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मरकज़ा और क़ल्बी ग़िशा, ठीक है, क़ल्बी ग़िशा के दरमियान पाया जाने वाला माया क्या कहलाता है? ठीक है, ये क्या है, सेल है। सेल के दरमियान में मरकज़ा पाया जाता है और इसके बीच में जो माया पाया जाता है, इसको क्या कहेंगे हम? और इसके अंदर पाए जाने वाले छोटे-छोटे चीज़ें रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिल्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ये जो ऑर्गेनिल्स किस में पाए जाते हैं? ये जो खाली जगह होती है जिसके अंदर माया रहता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है खलिया माया। क्या कहलाता है? खलिया माया। जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिल्स होते हैं, वो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, वो किस में तैरते हैं? खलिया माया में तैरते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज़्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ज़िंदा अजसाम की साख़्ती और फ़ेलियाती इकाई किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ज़िंदा अजसाम की साख़्ती और फ़ेलियाती इकाई किसे कहा जाता है? खलिए को कहा जाता है, ठीक है। ज़िंदा अजसाम की साख़्ती और फ़ेलियाती इकाई क्या है यहाँ पर? खलिया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, खलिए के हमारे पास खून में कितनी किस्में होती हैं? ठीक है, खून के 2 किस्म के खलिए होते हैं और क्या होते हैं, ब्लड प्लेट्स होते हैं, खून की तख्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 किस्म के खलिए हैं वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स के यहाँ पे अलग-अलग, यहाँ पे आपको यहाँ पर अक़साम दिए गए हैं वाइट ब्लड सेल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए ग्रैन्युलेट्स यानी गैर दानेदार और ग्रैन्युलेट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स, गैर दानेदार खलिए, गैर दानेदार खलिए, और ये क्या है, दानेदार खलिए। इनके अंदर क्या होता है, दाने, छोटे-छोटे बारीक-बारीक दाने जैसे पाए जाते हैं, इसलिए इनको दानेदार खलिए कहते हैं और इनको गैर दानेदार खलिए कहते हैं। तो यहाँ पर गैर दानेदार में और दानेदार में कौन-कौन से हैं यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि लिम्फ़ी खलियाँ हैं, ओके, लिम्फ़ी खलिया, एक नबाती खलिया जो है, ये क्या है, गैर दानेदार किस्म के सफ़ेद खलिए हैं। और तुरशा पसंद, तादिल पसंद और आसास पसंद जो खलिए हैं, वो कौन से हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स है, ठीक है। ये कौन से, दानेदार सफ़ेद खलिए हैं, ओके। सफ़ेद खलिए यहाँ पर कितने किस्म के हैं, 2 है, फिर वो फर्दर डिवाइड होके इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3, ठीक है। तो इनके आप ये नेम्स अच्छे से याद रखिए, दानेदार किसे कहते हैं और गैर दानेदार। दानेदार और गैर दानेदार वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी इस तरह के डायग्राम्स होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डायग्राम्स वाले एरिया ना अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क़ल्बी उज़्विये की मिसालें हैं, ठीक है। एक क़ल्बी उज़्विये कौन-कौन से होते हैं? जो एकलवी उज़्वीय होते हैं वो कौन-कौन से हैं? अमीबा, पैरामेशियम, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरिया। ये क्या है? ये एक खलवी है, ओके। अमीबा, पैरामेशियम, क्लैमिडोमोनास और बैक्टीरिया, ठीक है। ये एक खलवी उज़वियों की मिसालें हैं। खलिया खलवी, एक ही खलिया, एक जितना हमारे बॉडी का एक सेल होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कई लाखों सेल्स पाए जाते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी का जो एक सेल होता है जो कि दिखाई नहीं देता सादा आँख से, इसी तरह से ये भी क्या होते हैं, सादा आँख से नहीं दिखाई देते, एक कलवी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्या है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अमीबा के पैर किस किस्म के पैर होते हैं? ठीक है, अमीबा क्या है, एक खुर्द उज़्विया है, ठीक है। और इसके पैर क्या कैसे होते हैं, एक कलिया है तो इसके अंदर हाथ पैर वगैरह सब नहीं पाए जाते, तो एक कलिए के अंदर ही इसके अंदर पैर असली वाले नहीं पाए जाते, बल्कि क्या होते हैं, इसके अंदर काज़िब पैर होते हैं, क्योंकि अमीबा क्या करता है, एक खलिया है, ठीक है। इसके अंदर एक मरकज़ा होता है और क़ल्बी ग़िशा होती है और बीच में खलिया माया होता है।
तो ये क्या करता है, हरकत करने के लिए और ग़िज़ा को पकड़ने के लिए क्या करता है, काज़िब पैर यहाँ पे बना लेता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इनके बीच में से ग़िज़ा लेके इस तरह से यहाँ पे बंद कर लेके यहाँ से ग़िज़ा को अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। ओके, ठीक है, जिल्द के ज़रिए क्या करता है, ये अपने ग़िज़ा को अब्ज़ॉर्ब करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क़ल्बी दीवार कौन से खलियों में पाई जाती है। ओके, क़ल्बी दीवार जो हम लोगों का सेल्स है, वो सेल कैसा होता है। ठीक है, सेल के अंदर कौन कौन से चीज़ें पाई जाती है, जो मेन चीज़ें होती है वो है क़ल्बी क़ल्बी ग़िशा। ठीक है, क़ल्बी ग़िशा क्या बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मरकज़ा। और ये जो होता है, ठीक है, ये मरकज़ा, ये क्या होता है, साइटोप्लाज़्म। ओके, साइटोप्लाज़्म खलिया माया, खलिया माया। और ये जो होता है बाहर का, इसको क्या बोलेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन या फिर क़ल्बी ग़िशा। ओके, क़ल्बी ग़िशा तो ये किसका सेल है, ये एनिमल सेल है। ओके, एनिमल सेल में क्या हमको यहाँ पर क़ल्बी दीवार दिखाई दी नहीं, लेकिन क़ल्बी दीवार किसके अंदर होती है, एक्स्ट्रा ये जो चीज़ होती है वो होती है प्लांट सेल के अंदर होती है। ओके, जो भी नबाती खलिए होते हैं उनके अंदर जो आखिर में जो दीवार ये इस तरह से क़ल्बी ग़िशा पाई जाती है, क़ल्बी ग़िशा के ऊपर एक और पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, क़ल्बी दीवार कहते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवानचे किसे कहा जाता है। ठीक है, मैं इसी पहले आपको बोली ना, हैवानचे एनिमल क्यूल्स किसे कहा जाता है। एनिमल क्यूल्स किसका नाम रखा गया था पहले, बैक्टीरिया का नाम रखा गया था, लेकिन बाद में उसका नाम क्या कर दिए, बैक्टीरिया। ओके, जब ये दरियाफ्त हुआ था तो इसका नाम क्या रखे थे, हैवानचा रखे थे, बाद में उसका नाम क्या कर दिए, बैक्टीरिया। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा भी मिस ना करें, अच्छे से समझें इसको। यहाँ पर देखिए ऊपर जो दी गई है शक्लें वो किसकी है, बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया की यहाँ पर शक्लें दी गई है अलग अलग। ठीक है, ये है कोकस बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या होते हैं, इस तरह के कोकाई बने हुए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ इस तरह से कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो दिए गए हैं, इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से बैक्टीरिया कॉलोनी में रहते हैं, तो कौन से बैक्टीरिया है वो, कोकस बैक्टीरिया कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रही है ना कॉलोनी सी की। और ये जो सलाखनुमा बैक्टीरिया होते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, इनकी शक्ल किस तरह की होती है, सलाखनुमा होती है। ठीक है, इस तरह से सलाखनुमा होती है। और यहाँ पर जो बैसिलस है, ये भी सलाखनुमा बैक्टीरिया की मिसाल है यहाँ पर, जो हम आम तौर पर ज़िंदगी में इसका एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस किसके अंदर पाया जाता है, दही के अंदर पाया जाता है। ओके, ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये भी किस तरह का होता है, सलाखनुमा शक्ल का होता है लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस यानी जब हम दही के अंदर एक्सपेरिमेंट करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो इस तरह से हम उसको दही को डायरेक्ट नहीं देखते, बल्कि इसके अंदर हम क्या डालते हैं, थोड़ा सा कलर डालते हैं। ठीक है, इसको स्टेन करते हैं। स्टेन करने के लिए हम क्या डालेंगे, इसके अंदर क्रिस्टल वायलेट डालते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर हम क्या डालते हैं, क्रिस्टल वायलेट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पेंसिलियम। ये जो भी पूरे दिए गए हैं यहाँ पर, ये क्या है, फंगस के अक़साम है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि फंगस कौन से हैं। यहाँ पे और भी है नीचे अलगी वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे। तो फंगस की किस्में कौन कौन सी है, फंगस को हम उर्दू में क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं। ठीक है, जो फंगाई है, फंगाई में क्या है, पेंसिलियम। पेंसिलियम क्या है, एक किस्म की फंगी है। जो ज़िद हयातिया तैयार होता है वो किसके ज़रिए तैयार होता है, पेंसिलियम के ज़रिए तैयार होता है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल्स और आगे है, उसको हम देखेंगे। और यहाँ पर क्या है, ब्रेड मोल्ड्स, जो ब्रेड पे इस तरह से फफूंद आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, जो बूझ आ जाता है, वो किसकी वजह से आता है, राइजोपस की वजह से आता है। तो राइजोपस का एक और नाम क्या है, ब्रेड मोल्ड भी है। ओके, ब्रेड मोल्ड भी है इसका नाम, और इसका नाम क्या है, राइजोपस भी है। तो ये किस्म की क्या है, फंगी है। ओके, और नेक्स्ट क्या है, एस्परजिलस। एस्परजिलस भी एक किस्म की
फंगी है। ठीक है, इनके नाम आप अच्छे से याद रखें। यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया के 3 नाम हो गए, यहाँ पर फंगी के 3 नाम हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इन्हीं की किस्म है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि बारीक धागे नुमा जो पानी के ऊपर पाए जाते हैं, धागे नुमा हरे कलर के, ग्रीन कलर के, सब्ज रंग के, वो क्या होते हैं, बल्कि लास्ट टाइम पे क्वेश्चन आया था। तो वो क्या होते हैं, इसी तरह के क्या होते हैं, स्पैरोगेरा होते हैं। तो स्पैरोगेरा क्या है यहाँ पर, एक किस्म की क्या है यहाँ पर, अलगी है। ओके, अलगी। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये भी देखिए क्लैमिडोमोनास भी क्या है, क्लैमिडोमोनास एक किस्म की अलगी है। ओके, क्लैमिडोमोनास, स्पैरोगेरा और डैटम। ओके, और डियाटम, ये तीनों क्या है यहाँ पर, अलगी है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर भी और एक अलगी की मिसालें हैं। यहाँ पर अलगी की 6 मिसालें दी गई हैं। और क्या है, स्पिरुलिना, ओके, स्पाइरोलिना, स्पाइरोलिनिया, स्पाइरोलिना, स्पाइरोलिना और ओडोगोनियम, ओडोगोनियम, और ये क्या है, सेराटियम, सेराटियम। ये 3 क्या है यहाँ, 6 क्या है यहाँ पर, अलगी की मिसालें हैं। कौन कौन सी, क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगेरा, डैटम और स्पाइरुलिना, और क्या है, ओडोगोनम, और क्या है, सेरिटेनम। ओके, सेरिटियम, सेरिटियम, ये सारे क्या है, अलगी की मिसालें हैं। ठीक है, ये नाम याद रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रोटोजोआ। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोटोजोआ की मिसाल क्या है, अमीबा, पैरामेशम। ये खुद उज़वी है लेकिन किसके अंदर आते हैं, ये प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। अमीबा, पैरामेशम और वर्टिसेल्ला, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर क्या है, खुर्द आर्थ्रोपोडास, खुर्द आर्थ्रोपोडास। यहाँ पर क्या है कितने दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, जैसे कि आइलैश माइट, आइलैश माइट और स्कैबिस माइट, और ये क्या है, डेफिनिया और साइक्लोप्स। ओके, साइक्लोप्स। तो यहाँ पर ये क्या है, खुर्द आर्थ्रोपोडास है। ठीक है, जो कि बीमारी फैलाने के बायस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कौन से अजसाम मेज़बान के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। कौन से अजसाम, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी वगैरह जो है, ये इनमें से कौन से जो अजसाम हैं जो मेज़बान के बगैर नहीं रह सकते, ये हमेशा तुफैली ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो कौन से हैं, वो है वायरस। ओके, वायरस एक क़ल्बी अजसाम के अंदर नहीं आते बैक्टीरिया के जैसा। ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है, अलग ही होते हैं ये। ठीक है, ये या तो एक छोटा-सा आरएनए या फिर डीएनए जीनयाती मादे पर मुश्तमिल होते हैं ये सिर्फ़ एक जीनयाती मादे पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, इनके अंदर खलिया माया, सेल वग़ैरह कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो जो वायरस होते हैं, वायरस कैसा बिहेव करते हैं, जब भी इनको कोई मेज़बान मिल जाए, जब भी कोई इनको मेज़बान मिल जाए, तो ये क्या करते हैं, होस्ट मिल जाता है, तो ये जैसे कि पौधों, जानवरों और इंसानों के अंदर एज़ ए पैरासाइट, ओके, एज़ ए पैरासाइट, एज़ ए तुफैली ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, जैसे ही फिर ये हमारे जिस्म से बाहर निकलते हैं, जैसे कि छींक के ज़रिए, इस तरह से जब बाहर निकलते हैं, साँस के ज़रिए, छींक के ज़रिए बाहर निकलते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे मुर्दा बिहेव करते हैं, और जैसे ही फिर दूसरा उनको होस्ट मिल जाता है, फिर वो जाके ज़िंदा हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह की कैफ़ियत किस में पाई जाती है, सिर्फ़ वायरस में पाई जाती है। ये किसी होस्ट से बाहर रहते हैं, यानी किसी मेज़बान जिस्म से बाहर रहते हैं, तो ये मुर्दा होते हैं, और किसी मेज़बान के जिस्म में जाते ही फिर से ये क्या होते हैं, ज़िंदा जैसा बिहेव करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वायरस से होने वाली बीमारियों की मिसालें कौन-सी है? ओके, वायरस से होने वाली बीमारियों की मिसालें कौन-सी है? सबसे पहले तो कौन-सी है? सबको मालूम है सो कोरोना वायरस। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, वो कौन-कौन सी है? जो इम्पोर्टेंट है वो कौन-सी है? पोलियो। ओके, पोलियो, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि बैक्टीरिया है या फिर वायरस है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये अच्छे से याद रखें। पोलियो, स्वाइन फ्लू, आशोप चश्म, ठीक है, जो आँखों की बीमारी जो चल रही है ना आजकल, वो किसके ज़रिए हो रही है? वायरस के ज़रिए। आशोप चश्म किसको कहते हैं? आई फ्लू को ही कहते हैं। ठीक है? चेचक, कंकर पत्थर, ओके, कंकर पत्थर, एड्स जैसी बीमारियां वायरस का सबब बनती है। ओके, ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन सी है? क्योंकि
बैक्टीरिया और वायरस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इनकी बीमारियाँ भी एक जैसे होते हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की है, कौन सी बीमारी वायरस की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लैरिटी रखें। तो यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ कौन-कौन सी हैं? टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड और उनफन उन्फ उन्फुरियत खून यानी खून का ख़राब हो जाना, ठीक है। ठीक है, प्योरीफाइड नहीं रहना, इम्प्योर खून, ओके, प्योरीफाइड खून नहीं रहना बल्कि ख़राब खून, ठीक है। ख़राब खून वगैरह किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। इसके ज़रिए बीमारियाँ होने वाली और भी है, हम उसको आगे टेबल में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ कौन-कौन सी हैं? अमीबियोसिस और मलेरिया। अमीबियोसिस और मलेरिया कौन से किस्म की बीमारी है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, दही को दूध में तब्दील करने वाला बैक्टीरिया कौन-सा है? कौन-सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? दही को दूध में तब्दील करता है। दही में और छाछ में कौन-सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्कोहल की तैयारी के लिए कौन-सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? जो अल्कोहल हम तैयार करते हैं, वो किससे तैयार होती है? वो होती है ख़मीरी तरीक़े से तैयार होती है, फर्मेंटेशन से तैयार होती है। किसको फर्मेंट करने से तैयार होती है? ये शक्कर को फर्मेंट करने की वजह से क्या तैयार होती है? अल्कोहल तैयार होती है। शक्कर को फर्मेंट करने से अल्कोहल तैयार होती है। इसी तरह से ख़मीरी तरीक़े से और क्या बनाया जाता है? केक, डबल रोटी, ब्रेड वग़ैरह बनाया जाता है और डोसा वग़ैरह बनाया जाता है। लास्ट टाइम पे पूछा गया था कि केक को बनाने के लिए कौन-सा तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था वो। और किसके ज़रिए बनाया जाता है? ख़मीरी तरीक़े से, फ़र्मेंटेशन के ज़रिए से केक को बनाया जाता है। इसी तरह से अल्कोहल को भी किससे बनाया जाता है? फ़र्मेंटेशन के ज़रिए बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? ज़िद हयातियाती, ज़िद हयाती इससे तैयार होते हैं। जो ज़िद हयातिया होता है, एंटीबायोटिक्स जो तैयार होते हैं, वो एंटीबायोटिक किससे तैयार होते हैं? फंगस से तैयार होते हैं। किससे तैयार होते हैं? फंगस से तैयार होते हैं। तो और वो कौन से फंगस से तैयार होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दवाओं के जो ज़िद्दहयात एंटीबायोटिक होते हैं, वो किससे तैयार होते हैं? खुर्द उज़वियों, जैसे कि पेनिसिलिन, ठीक है। जो फंगस जो है उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन से तैयार होते हैं। और पेनिसिलिन जो तैयार होता है वो कौन से प्लांट से लिया गया है? पेनिसिलियम नोटाटम से लिया गया है, ठीक है। जो पौधा है, पेनिसिलिन का जो पौधा है उसका नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटाटम है। और जो ज़िद हयातिया होते हैं, फंगस से तैयार होते हैं, वो पेनिसिलिन पेनिसिलिन के अलावा और कौन-कौन से हो सकते हैं? ठीक है, वो कौन-कौन से हैं? पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है और स्ट्रिप्टोमाइसिन है और क्या है? एरिथ्रोमाइसिन है। तो ये 4 नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से आपको नाम दे के इसमें से कौन-सा ज़िद हयातिया है, ठीक है? या इसमें से 4 में से 1 ऑप्शन देखिए या फिर 4 में से 1 ऑप्शन दूसरा देखिए, इसमें से कौन-सा नहीं है, कौन-सा है, इस तरह का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, कौन-कौन से हैं नाम इसके? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या है? 4 यहाँ पर ज़िद हयातिया या फिर एंटीबायोटिक है, ओके? नेक्स्ट देखते हैं, पोलियो का टीका किसने दरियाफ्त किया? ओके, पोलियो का टीका किसने दरियाफ्त किया? पोलियो का टीका सर जॉन साल्क ने दरियाफ्त किया। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। डॉक्टर जोनास, ओके, जोनास साल्क, ओके, डॉक्टर जोनास साल्क ने इसको दरियाफ्त किया, पोलियो का टीका दरियाफ्त किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमारियों से बचने के लिए टीका दिया जाता है? ठीक है, कौन-कौन सी बीमारियां हैं जिसको बचने के लिए हमारे पास टीके दिए जाते हैं? कौन से हैं वो? बीमारियां जैसे चेचक, सितला, ठीक है, सितला, इल्तिहाब जिगर, सितला, इल्तिहाब जिगर, दिख वगैरह से बचने के लिए टीके दिए जाते हैं, ओके, टीके दिए जाते हैं। तो बीमारी जैसे चेचक, सितला, इल्तिहाब जिगर, दिख वगैरह से बचने के लिए टीके दिए जाते हैं। एक और भी टीका दिया जाता है जिसके बचने के लिए, पोलियो से बचने के लिए भी टीका दिया जाता है। ठीक है, जो पोलियो का जो टीका होता है वो कौन-सा टीका है? ओरल ड्रॉप है वो, ठीक है? मुँह से पिलाया जाने वाला है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? ओरल वैक्सीनेशन कहते हैं, ओके? नेक्स्ट देखते हैं,
रैबिस बीमारी किस वजह से फैलती है? रैबिस बीमारी किस वजह से फैलती है? ओके, रैबिस बीमारी वायरस की वजह से फैलती है। तो रैबिस बीमारी क्या है? ये कुत्ते के काटने की वजह से बीमारी फैलती है, उसको क्या कहते हैं? हम रैबिस बीमारी कहते हैं। और ये बीमारी कब फैलती है? अगर ये वायरस से इन्फेक्टेड कुत्ता है तभी ये बीमारी इंसान में मुंतकिल होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। ठीक है? तो जो रैबिस बीमारी फैलती है वो किसकी वजह से फैलती है? वायरस के ज़रिए फैलती है। और किसकी वजह से होती है ये? कुत्ते के काटने की वजह से होती है। ठीक है? रैबिस का सबब कौन है? वायरस। ओके? नेक्स्ट है नाइट्रोजनी बैक्टीरिया की मिसालें हैं। नाइट्रोजनी बैक्टीरिया की मिसालें हैं। नाइट्रोजनी बैक्टीरिया किसको कहेंगे? ऐसे बैक्टीरिया जो पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजनी बैक्टीरिया कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। फलीदार जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो भी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इनको नाइट्रोजन की जो कमी होती है पौधों को, इसको क्या करते हैं? नाइट्रोजन फ्राहम करते हैं। ठीक है? तो ये बैक्टीरिया कौन से होंगे? ठीक है, हम सबको तो मत पता है, हम पिछली क्लास में भी पढ़े थे। वो कौन से बैक्टीरिया थे? राइज़ोबियम बैक्टीरिया थे। तो राइज़ोबियम बैक्टीरिया के अलावा और भी बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन की तनबीयत करते हैं। ओके? नाइट्रोजन की तनबीयत करते हैं। ठीक है? तो कौन से बैक्टीरिया है देखिए, राइज़ोबियम, नॉस्टोक, एनाबेना एंड ओज़ोटोबैक्टीरिया। ठीक है? एज़ोटोबैक्टीरिया, ये कौन से बैक्टीरिया है? ये 4 बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन की तनबीयत करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है? यहाँ पर 3 दे के नेम, एक यहाँ से निकाल दे सकते हैं। ठीक है? इसमें से नाइट्रोजन की तनबीयत करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, कौन-सा नहीं है बल्कि। ठीक है? तो आपको चारों नाम याद रहना ज़रूरी है। अगर इसमें से क्योंकि राइज़ोबियम तो एक कॉमन नेम है। ठीक है? अगर इसको नहीं भी पूछे, अगर इसमें से तीनों में से भी अगर एक भी नाम आ गया तो आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक है? नॉस्टो, एनाबेना या फिर अज़ोटोबैक्टीरिया। ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की मिसाल कौन सी है? ठीक है, यहाँ पर हमारे बुक में एक प्लांट दिया गया है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, तो वो कौन सा पौधा है? बीटी कॉटन। जो कॉटन कपास का पौधा होता है, उसमें एक वैरायटी है बीटी कॉटन कहकर। ठीक है, तो ये बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन के माने क्या है यहाँ पर? बैसिलस थ्यूरोजिनाइसिस। ठीक है, बैसिलस थ्यूरोजिनाइसिस। बी फॉर बैसिलस और ये टी फॉर क्या है? थ्यूरोजिनेसिस कॉटन, जो एक बैक्टीरिया जरसुमे का नाम है। ठीक है, जो बीटी है एक बैक्टीरिया का नाम है। ये एक जहरीला मादा खारिज करता है। ठीक है, जो बैक्टीरियल थ्यूरोजिनेसिस है वो बैक्टीरिया एक जहरीला मादा खारिज करता है, जो कि क्या करता है? पौधों को, फसलों को, जो पौधे फसल वाले पौधे होते हैं उनके अंदर हशरात जो होते हैं वो नुकसान पहुँचाते हैं ना, पौधे को जो नुकसान पहुँचाने वाले हशरात होते हैं, उनको क्या कर देता है? ये ज़हरीला मादा क्या कर देता है? उन हशरात को मार देता है। ठीक है? इसीलिए इस हयाती हशरात कश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करते हैं? हम जिस तरह से ऊपर से पौधों को हशरात कश दवा मारते ना, तो ये बीटी कॉटन के अंदर क्या करे? जो बीटी कॉटन का जो बैक्टीरिया का जो जीन है उसको क्या करें हम? ये कॉटन के अंदर शामिल कर दिए, पौधे का जो बीज होता है उसके अंदर शामिल कर दिए। तो पौधे के अंदर क्या हो गई? ऐसी खसूसियत आ गई। ठीक है, वो पौधा ऐसे केमिकल को रिलीज़ करने लगा जो कि ऐसे जहरीले मादे को रिलीज़ करने लगा जिसकी वजह से उसके करीब में हशरात वगैरह नहीं आने लगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दिए? बीटी कॉटन। ओके, बीटी कॉटन क्या है? बैसिलस थ्यूरोजिनेसिस कॉटन। इसके अंदर ये बैक्टीरिया की भी खसूसियत पाई जाती है कॉटन के अंदर, जिसकी वजह से वो पौधा किससे रहता? क्या रहता? हशरात से सेफ रहता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ऐसे पौधे जिनके बीजों में हम क्या करते हैं? चेंजेस कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जीएम प्लांट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से खुर्द उज़विये, ठीक है, कौन से खुर्द उज़विये मलेरिया का बाज़ बनते हैं? ठीक है, कौन से खुर्द उज़विये मलेरिया का बाज़ बनते हैं? जैसे कि हम पहले देखें ना, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, अलगी, फंगी, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? या फिर अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ये सब है ना,
ये क्या है, खुर्द उज़वी है और ये सब क्या होते हैं, बीमारियों का बाज़ बनते हैं। तो इसमें मलेरिया का बाज़ बनने वाले कौन है यहाँ पर? प्लास्मोडियम। ओके, प्लास्मोडियम है। और प्लास्मोडियम में कौन फैलाता है ये? मच्छर फैलाता है। कौन सा मच्छर? मादा अनाफिलस मच्छर। ओके, नाम क्या है इसका मच्छर का नाम? मादा अनाफिलस। ओके, अनाफिलस। मादा अनाफिलस मच्छर क्या करता है यहाँ पर? मलेरिया फैलाता है। ठीक है, फैलता प्लास्मोडियम से है। और ये प्लास्मोडियम को लेके कौन जाता है ये? ठीक है, प्लास्मोडियम किसके ज़रिए फैलता है हमारे अंदर? मच्छर के ज़रिए। ठीक है, मच्छर के ज़रिए। तो यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस नहीं है, देखिए अच्छे से याद रखें। मलेरिया बैक्टीरिया और वायरस की वजह से नहीं फैलता, बल्कि प्लास्मोडियम की वजह से फैलता। और प्लास्मोडियम को एज ए वेक्टर कौन लेके जाता है यहाँ पे? एज ए वेक्टर कौन है यहाँ पे? मच्छर है यहाँ पे। कौन सा मच्छर है? मादा अनाफिलस मच्छर प्लास्मोडियम को कैरी करके होस्ट तक ले जाती है। ओके, यानी इंसानों तक फैला देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इतनी सारी बीमारियाँ हैं और कौन सी बीमारी किसकी वजह से फैलती है, ये हमको देखना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। सबसे पहले बीमारी क्या दी गई है यहाँ पर? दिक है, दिक। ठीक है, जिसको हम टीबी भी कहते हैं। तो ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। और किसका ऐसे फैलती है? हवा के ज़रिए। इसका टीका कौन सा है? बीसीजी। ठीक है, ये चार्ट याद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और चेचक किसकी वजह से फैलता है? वायरस की वजह से फैलता है। और फैलने का ज़रिया क्या है? हवा है। फिर खसरा, कंकर, पत्थर किसकी वजह से फैलता है? वायरस और हवा के ज़रिए। पोलियो किसकी वजह से फैलता है? वायरस के ज़रिए। और हवा, पानी इसका क्या है? मुंतकिली का तरीक़ा है। हैज़ा टाइफाइड किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। आलूदा पानी, ग़िज़ा, घरेलू मक्खी क्या करते हैं? इसको फैलाते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? प्लास्मोडियम। देखिए सब में डिफरेंट कौन है यहाँ पर? मलेरिया जो कि प्लास्मोडियम से फैलता है। यहाँ पर इन बैक्टीरिया और वायरस से नहीं फैलता है। ठीक है, कौन ले जाता है इसको? मादा अनाफिलस मच्छर लेके जाता है इसको। ठीक है, फिर डेंगू किसकी वजह से फैलता है? वायरस। और ये मच्छरों के नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसकी वजह से फैलता है ये? एडिस मच्छर की वजह से फैलता है। फिर चिकनगुनिया वायरस की वजह से फैलता है। और ये भी कौन लेके जाता है इसको? एडिस मच्छर। और जापानी इल्तिहाब दिमाग ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। और इसको कौन एज ए वेक्टर कौन लेके आता है इसको? क्यूलेक्स मच्छर। ओके, क्यूलेक्स मच्छर। और नेक्स्ट क्या है? डिफ्थेरिया, काली खांसी, टेटानस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस एनाफिलीजिया बी, इन्फ्लुएंजा बी किसकी वजह से फैलता है? बैक्टीरिया और वायरस की वजह से फैलता है। और ये आलूदा पानी और ग़िज़ा, रास्त राब्ते की वजह से फैलता है। और डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटानस किसकी वजह से फैलता है? ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। आलूदा पानी, ग़िज़ा और रास्त तौर पर फैलता है। ठीक है, इसके लिए बीमारी के बचाव के लिए डीडीपी, ट्रिपल एंटीजन किसके लिए देते हैं? इन बीमारियों के देते हैं। ठीक है, इन बीमारियों के लिए देते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल कर इसको अच्छी तरह से याद रख लें। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको निकाल के अच्छे से याद कर लें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से देख लें एक मर्तबा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई है, हम पहले स्लाइड में क्या देखें, यहाँ पर इंसानों की बीमारियाँ और किस वजह से फैल रही थी। देखिए यहाँ पर है पौधों की बीमारियाँ। ठीक है, इंसानों की बीमारियों से ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पौधों की बीमारियाँ। यहाँ पर थोड़े से दिए गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट बीमारी है और बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखें आप। सबसे पहला क्या है? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किसकी वजह से फैलता है? बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। ये किसकी वजह से फैलता है वो इंपॉर्टेंट है, ये किसकी वजह से फैलते हैं। ठीक है, मुंतकिली का तरीका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो सिट्रस कैंकर किसकी वजह से फैलता है? बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। ठीक है, और क्या है? नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? रेड रॉट गन्ने की बीमारी किस वजह से फैलती है? फंगी की वजह से। ठीक है, रेड रॉट बीमारी फंगस की वजह से फैलती है। मूंगफली की टिक्का बीमारी। ठीक है, यहाँ पर बीमारी कौन सी होती है वो भी याद रखना ज़रूरी है। नींबू में कौन सी बीमारी होती है? सिट्रस कैंकर। और किससे फैलती है वो? बैक्टीरिया के ज़रिए। गन्ने में होने वाली बीमारी रेड रॉट, और किस वजह से फैलती है वो? फंगस की वजह से। नेक्स्ट मूंगफली में होने वाली बीमारी टिक्का बीमारी, किस वजह से फैलती है ये? फंगस की वजह से। और तंबाकू में होने वाली बीमारी टोबैको मोज़ैक वायरस, किसकी वजह से?
वायरस की वजह से। ओके, टोबैको मोज़ेक बीमारी किसकी वजह से फैल रही? वायरस की वजह से। लास्ट क्या है? चावल में स्मट बीमारी। स्मट बीमारी किसकी वजह से फैल रही? फंगस की वजह से। ठीक है, इनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें। ठीक है, जो पिछली स्लाइड देखिए हम इंसानों में जो भी बीमारियां फैल रही उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पौधों में जो बीमारियां फैलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पर क्या है? क्लोस्ट्रेडियम, क्लोस्ट्रेडियम बैक्टीरियम। ओके, बोटोलिनियम, क्लोस्ट्रेडियम बोटोलिनियम एक जरासूमा है जो वसी तौर पर समीत ग़िज़ा के लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन जो कि ख़राब जो ग़िज़ा हो जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्लोस्ट्रेडियम बोटोलियम। ये जो जरासूमा है ये वो बीमारी को फैलाता है, ग़िज़ा को ख़राब करने का ज़िम्मेदार होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? इसहाल समेत ग़िज़ा की अलामतें हैं, इसकी वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है, जो क़े वग़ैरह हो जाती है अगर ये खाना ख़राब हो गया तो, उसके अंदर ये बैक्टीरिया आ गया तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? एंथ्रेक्स का असर बकरियों, मेंढों और गायों पर होता है। जानवरों में जो पैरों की बीमारी होती है, पैर फुट एंड माउथ डिसीज़ बोल के होता है। ठीक है, पैर और मुँह की जो बीमारियाँ होती हैं वो किसकी वजह से होती है? एंथ्रेक्स की वजह से होती है। ठीक है, एंथ्रेक्स की वजह से होती है। एंथ्रेक्स बीमारी का नाम है ये। ठीक है, एंथ्रेक्स बीमारी का नाम है। और किस-किस की वजह से और किस में हो सकती है ये? झींगा वगैरह में भी हो सकती है। ये वायरल बीमारी किसमें और हो सकती है? बर्ड्स में, फाउल पॉक्स वगैरह में भी हो सकती है ये। ठीक है? और कुत्तों में रेबिस नामी बीमारी होती है, ये वायरस की बीमारी है ये। ठीक है? एंथ्रेक्स भी कौन-सी है? वायरस की बीमारी है। ठीक है? एंथ्रेक्स बीमारी किस वजह से फैलती है? वायरस की वजह से फैलती है। और नेक्स्ट देखते हैं। लुईस पास्चर की इजाज़त क्या-क्या हैं? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस कभी आया तो क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे ईयर तो याद नहीं है। लुईस पास्चर की इजाज़त क्या-क्या है? ठीक है, लुईस पास्चर ने क्या-क्या ईजाद किया? लुईस पास्चर ने पास्चुराइज़ेशन मेथड ईजाद किया, रैबिस वैक्सीन जो कुत्ते के काटने का टीका है, रैबिस ईजाद किया, और एंथ्रेक्स वैक्सीन जो जानवरों में होने वाली फुट एंड माउथ डिसीज़, पैरों और मुँह के जो फोड़े होते हैं इसको एंथ्रेक्स क्या कहते हैं? राजफोड़ भी कहते हैं। ठीक है? राजफोड़ा भी कहते हैं। इसका टीका किसने इजाद किया? लुईस पास्चर ने इजाद किया। ठीक है? तो यहाँ पर इससे पहले किस तरह से आया था क्वेश्चन? ये 3 ऑप्शंस दे दे के एक और ऑप्शन दे दिया था, इसमें से कौन-सा नहीं है पूछा था। ठीक है? तो यहाँ पर आपको इसके नेम्स याद रखने हैं। पास्चुराइज़ेशन मेथड यानी दूध को पास्चुराइज़ करने का, महफूज़ करने का तरीक़ा, और रेबिस रैबिस वैक्सीन और एंथ्रेक्स वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेग्यूमिनेसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले खुर्द उज़्वीय कौन से हैं? कौन से हैं खुर्द उज़्वीय? राइज़ोबियम बैक्टीरिया। ओके, करेक्ट आंसर क्या है इसका? राइज़ोबियम बैक्टीरिया। ओके, पहला सवाल है, हाइड्रा में किस किस्म की तौलीद होती है? ठीक है, हम 7th क्लास में देखे थे कि अ, पौधों में किस तरह से तौलीद होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखे थे। यहाँ पर पौधों में और जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इम्पॉर्टेंट था, यहाँ पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रा में किस किस्म की तौलीद होती है? हाइड्रा, ये हाइड्रिल्ला नहीं है, हाइड्रिल्ला तो एक पौधा है, ये क्या है? हाइड्रा है। ठीक है, तो हाइड्रा में किस किस्म की तौलीद होती है? हाइड्रा में बडिंग के ज़रिए तौलीद होती है। ठीक है, बडिंग के ज़रिए होती है, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? कलियाऊ कहते हैं। ठीक है, कलियाऊ या फिर बडिंग जो है किस में होती है? हाइड्रा में होती है। ओके, हाइड्रा में इस तरह से छोटी सी एक कली निकलती है, फिर यहाँ पर कली ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है, और ये यहाँ से जब बड़ी हो जाती है तो अलग हो जाती है और यहाँ पे एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से बडिंग के ज़रिए इसमें तौलीद का अमल अंजाम पाता है। तो हाइड्रा और किसमें? ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? लहन कहते हैं। ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा में तौलीद बडिंग के ज़रिए होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा और पैरामेशियम में
किस किस्म की तौलीद होती है? ठीक है, किस किस्म की तौलीद पाई जाती है? आंसर है इसका दो पारगी। ठीक है, इसमें किस तरह से होती है? दो पारगी बाइनरी फिजन के ज़रिए होती है। ओके, बाइनरी फिजन के ज़रिए यहाँ पर तौलीद अंजाम पाती है। तो यहाँ पर बाइनरी फिजन किस तरह से होता है कि जो अमीबा का सेल है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर या इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आहिस्ता से न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होने के बाद इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दोनों साइड से बीच में आने लगती है। इस तरह से एक खाँचा बन जाता है और ये जब एक दूसरे के करीब आके यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से ये इस तरह से इनकी सेल मेम्ब्रेन अलग अलग हो जाती है और यहाँ पर दो अमीबा, दो डॉटर सेल्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, फिर फर्दर ये दोनों फिर तौलीद के अमल में ये दोनों और दो डॉटर सेल्स में चेंज हो जाते हैं। इस तरह से इनके तौलीद का अमल चलते रहता है। ओके, तो अमीबा और पैरामेशियम में, ओके, अमीबा और पैरामेशियम इन दोनों में किस तरह की तौलीद अमल में आती है? दो पार की बाइनरी फिजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है पौधों में तौलीद के लिए कौन से पौधों में तौलीद के लिए नर हिस्से कौन से ज़रूरी है और मादा हिस्से कौन से ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है फूल के मादा हिस्से फीमेल पार्ट्स कौन से होते हैं और मेल पार्ट कौन से होते हैं। ठीक है, तो फीमेल पार्ट क्या क्या होते हैं फूल के? कलगी होता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा और स्टिग्मा के नीचे जो ट्यूब होता है उसको कहते हैं स्टाइल या फिर नए। और इसके बाद होता है बैजदान या फिर ओवरी और इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये ओव्यूल्स होते हैं, बाद में ये बीज में चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर नर फूल के हिस्से क्या क्या होते हैं? रश्तक, जिसको हम क्या कहेंगे? फिलामेंट, जर्रेशा और ज़ीरा दाना होता है। ओके, पॉलन ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तखल्लुब की खासियत कौन से जानवरों में देखने को मिलती है? तखल्लुब किसे कहेंगे? तखल्लुब उसे कहते हैं जो ज़िंदगी में उसका जो दौरे हयात होता है, किसी जानवर का दौरे हयात होता है तो वो उसके वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती है, उसकी शक्ल चेंज होती रहती है। ठीक है, यानी जब वो पैदा होता है तो उसकी शक्ल अलग होती है, फिर बाद में उसकी शक्ल अलग होती है और इस तरह से उसके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ दौर में उसकी शक्ल चेंज होते रहती है। उसको हम कहते हैं तक़ल्लुब की ख़ासियत। ठीक है, ये किस में देखने को मिलती है? ये मेंढक में देखने को मिलती है। ठीक है, किस में देखने को मिलती है? मेंढक में देखने को मिलती है। ऐसे जानवर एक अमल से गुज़रते हैं जिसे तक़ल्लुब मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ओके, मेटा के मतलब होता है ज़ायद और मॉर्फो की मीनिंग होता है शक्ल, यानी एक से ज़ायद शक्ल रखने वाले जानवर। यानी नमो के दौरान जिस्मानी साख मुख्तलिफ रूप शक्ल अख्तियार करती है जो कुछ मुद्दत तक जारी रहती है और इसके बाद वही अपने वालिदैन की मुशाबिहत दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, देखिए जब ये मेंढक के छोटे से बच्चे थे, जो टैडपोल थे, गोगचे थे, इस वक्त ये मछली नुमा नज़र आते हैं। इनको दुम होती है। ठीक है, वो आहिस्ता-आहिस्ता जब बड़े हो जाते हैं तो इनकी दुम यहाँ से देखें झड़ जाती है। यहाँ पर इसकी शक्ल अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। फिर वो अपने पेरेंट के जैसे यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से ज़िंदगी के अलग-अलग दौर में इनकी शक्ल बदलते रहती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? अमले तख़ल्लुब कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये किसके अंदर होता है? मेंढक के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी भी खलिए में जानदार जिस्म का हिस्सा या फिर मुकम्मल उज़विया हूबहू शक्ल का तैयार करना क्या कहलाता है? यानी किसी भी एक छोटे से खलिए से हम एक पूरा जानवर तैयार कर रहे हैं, पूरा उज़विया या फिर पूरा जानवर तैयार कर रहे हैं, हूबहू जो जिस जानवर से खलिया लिए थे उसी शक्ल का एक नया जानवर तैयार करना सिर्फ एक खलिए से, उसको क्या कहेंगे हम? क्लोनिंग कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। और सबसे पहले क्लोनिंग कौन से जानवर में की गई थी? ये एक भेड़ में की गई थी। ठीक है, ये क्लोनिंग किसमें की गई थी? भेड़ में की गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। ये इस टेबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर हमारे गुदूद, दरो इफराज गुदूद के बारे में दिया गया है। ठीक है, यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये जो टेबल है
इसमें गुदूद और इनसे इफराज होने वाले हार्मोन्स के बारे में दिया गया है। तो हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है गुदूद और इससे खारिज होने वाले हार्मोन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एक मरतबा ये भी देख लें, पढ़ लें तो बेहतर है। लेकिन यहाँ पर कौन से गुदूद से कौन सा हार्मोन का इफराज होता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, मेल हार्मोन्स के ज़रिए जो खारिज होते हैं वो कौन से हैं, टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा जो फीमेल हार्मोन होता है वो क्या है, ईस्ट्रोजन। और नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट ईयर तेलुगु मीडियम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उर्दू मीडियम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मे बी इस बार यहाँ से क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, निखामी या फिर निखाई है ये पेट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कौन सा ग्लैंड है ये, पेट्यूटरी ग्लैंड। पेट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स का इफराज करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पेट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जिसको हम उर्दू में निखाई या फिर निखामी गुदूद कहते हैं। तो निखामी हार्मोन कौन कौन से हैं, फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ओके, फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जिस्म की नशोनुमा को कंट्रोल में करता है। ठीक है, यानी स्टिमुलेट करता है, जिस्म की नमो का जिम्मेदार होता है ये। नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थर्ड है यहाँ पर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पर जो तीन हैं, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो तीन हार्मोन्स है, इसमें एक और हार्मोन ऐड करके निखामी गुदूद से खारिज होने वाला हार्मोन कौन सा नहीं है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तीन अच्छे से याद रखें कि कौन कौन से हैं, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, बरगुर्दवी गुदूद। बरगुर्दवी गुदूद से कौन सा खारिज होता है, एड्रेनालिन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जज्बात पर काबू रखता है। ओके, जज्बात पर काबू रखता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, गुर्दे के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसको बरगुर्दवी गुदूद कहते हैं। जज्बात पर काबू रखने वाला ग्लैंड कौन सा है, एड्रेनालिन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे से दो चार अनवा का रिकॉर्ड रखने वाली बुक क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, खतरे से दो चार अनवा किसे कहेंगे, खतरे से दो चार अनवा ऐसे जानवरों को कहा जाता है जिनकी तादाद दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। ठीक है, उनको हम खतरे से दो चार अनवा कहते हैं। तो ऐसे अनवा जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, उनके लिए एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। उस बुक का नाम क्या है, रेड डेटा बुक। ठीक है, इसका नाम क्या है, रेड डेटा बुक। तो ये किसने जारी की है, रेड डेटा बुक, ऐसे जानवरों का रिकॉर्ड रखने वाली तंजीम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन या फिर IUWC, बैनुल अक़वामी तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगलियाती ज़िंदगी ने एक किताब की इशाअत की है जिसमें इन तमाम नबातिया और हैवानिया के अनवा का तज़किरा किया गया है जिनका वजूद ख़तरे में है। इस किताब का नाम है रेड डेटा बुक या फिर रेड लिस्ट बुक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ ख़तरे से दो चार अनवा है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से दिए गए नामों में से ख़तरे से दो चार अनवा में कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, 2016 में किस तरह का क्वेश्चन आया था, दिए गए चार ऑप्शन में से ख़तरे से दो चार अनवा में कौन नहीं है आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक मरतबा देख लेते हैं क्या है, बब्बर, सुर्ख लोमड़ी और सिंगल हॉर्न दरियाई घोड़ा, एक सिंग घोड़ा और गिद्ध और धब्बेदार चीतेल हिरन, लोरिस, ब्लैक स्पाइडर मंकी, जंगली बिल्ली। ठीक है, ये इतने क्या है, ख़तरे से दो चार अनवा हैं। और इसके अलावा जो पौधे हैं, ठीक है, पौधे जिसे को क्या कहता है, फ्लोरा। ओके, फ्लोरा का मतलब होता है पौधे और फौना का मतलब होता है जानवर। ठीक है, फ्लोरा में कौन कौन है, साइकस। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, चारों प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है वो, साइकस, रॉल्फिया सर्पेंटिना, नेफेंथिस और संदल की लकड़ी का दरख्त। ये चार पौधे क्या है, ख़तरे से दो चार अनवा में शामिल हैं। तो यहाँ पर साइकस, रॉल्फिया सर्पेंटिना, नेफेंथस, संदल की लकड़ी। नेफेंथस क्या है, नेफेंथस एक गोश्तखोर पौधा है जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं।
राइट, 7th क्लास में शायद। तो ये नेफेंथस क्या है, गोश्तखोर पौधा है जो नाइट्रोजन की कमी होती है जिस जगह पर, वहाँ पर ये पौधे उगते हैं। ठीक है, यहाँ से वो कीड़े अंदर चले जाते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं पौधे। और रॉल्फिया सर्पेंटिना क्या है, रॉल्फिया सर्पेंटिना एक मेडिसिनल प्लांट है। ओके, और सैंडल की लकड़ी भी एक मेडिसिनल प्लांट है। और साइकस क्या है, साइकस जिम्नोस्पर्म्स है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उनके नाम दिए गए हैं, अभी हम पिक्चर्स देखें ना, और भी थोड़े एक्स्ट्रा में यहाँ पर नाम है। नबातिया और हैवानिया पौधों में कौन कौन से हैं, सालुब मिस्री पौधों के अनवा, ऑर्चिड स्पीशीज़ और ऑर्चिड स्पीशीज़, संदल की लकड़ी, संदल की लकड़ी के दरख्त, साइकस, ये 2 हैं। ठीक है, कौन से, सालुब मिस्री पौधों के अनवा जैसे संदल की लकड़ी और साइकस, ये 2 है। और रॉल्फिया सर्पेंटिना, रॉल्फिया सर्पेंटिना क्या है, मेडिसिनल प्लांट है, तब तिब्बी पौधा है। ओके, और जानवरों में कौन कौन है, चीता, हिंदुस्तानी बब्बर, हिंदुस्तानी भेड़, सुर्ख लोमड़ी, सुर्ख पांडा, शेर, जंगली बिल्ली और लक्कड़ बग्गा वगैरह। ठीक है, घोड़ियाल, कछुआ, अजदहा, समंदरी, सब्ज समंदरी कछुआ वगैरह। मोर, ज़मीन पर रहने वाला परिंदा जिसकी गर्दन और टांगें लंबी होती हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आबी परिंदा, पेलिसियन, पेलिसियन, ग्रेट इंडियन हॉर्न्ड बिल वगैरह। सुनहरा बंदर, लायन टेल्ड मैंक। ओके, नीलगिरी लंगूर, लोरेसिस। ओके, इतने सारे यहाँ पर हैवानात और जानवरों के बारे में दिया गया है, तो आपको ये नेम्स याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, एक मरतबा अच्छे से देख लें इसको। नेक्स्ट देखते हैं, कीवी परिंदा कौन से मुल्क का इलाक़ाई अनवा है। कीवी परिंदा कौन से इलाक़ाई अनवा किसको कहेंगे हम, इलाक़ाई अनवा। लास्ट टाइम पे भी हम पढ़े कि ऐसे परिंदे या फिर जानवर या फिर पौधे, ऐसे स्पीशीज़ जो एक ही मुकाम पर रहते हैं, दूसरे मुकाम पर नहीं पाए जाते। ठीक है, एक मखसूस इलाके तक ही महदूद रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इलाक़ाई अनवा कहते हैं। ठीक है, तो कौन से हैं वो, कीवी कहाँ का इलाक़ाई अनवा है, कहाँ का परिंदा है कीवी, कीवी न्यूजीलैंड का है। ओके, कीवी न्यूजीलैंड का है। मोर इंडिया का है। ठीक है, इसके नेम्स तो बुक में नहीं दिए हुए हैं। मोर इंडिया का है और वाइट शेर भी इंडिया का है। इसका नाम है चींटी खोर। ये चींटी खोर आई थिंक अमेरिका का है ये। ठीक है, ये अमेरिका का है इलाक़ाई अनवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से बैरूनी हमलावर परिंदों से कौवों की तादाद कम हो रही है। बाज़ जानवर और पौधे, ठीक है, जैसे कि जानवर, पौधे, परिंदे होते हैं, क्या करते हैं, एक जगह पर आके उनकी कॉलोनीज़ वगैरह पे हमला करके उनकी तादाद कम कर देते हैं। ठीक है, उनको वहाँ से दूर कर देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बैरूनी हमलावर कहते हैं। तो ये बैरूनी हमलावर परिंदे हैं जो हैदराबाद में कौवों को कम होने का सबब बन रहे। वो कौन से परिंदे हैं, वो हैं कबूतर। ठीक है, हैदराबाद के जो कबूतर है वो कौवों की कमी का सबब बन रहे। इसी तरह से वाटर हयासिनेट, वाटर हयासिनेट ऐसा पौधा है जो कि तालाबों के ऊपर क्या होता है, दूसरे पौधों को ख़त्म करके वहाँ पे अपनी जगह घेर लेता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक हमलावर पौधा है, और ये क्या है, हमलावर परिंदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुदरती माहौल में जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ किए जाने वाले मुकाम को क्या कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुदरती माहौल में जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ किए जाने वाले मुकाम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है ना, ऐसी प्लेस जहाँ पर कुदरती माहौल फ्राहम करके वहाँ पर जानवरों को ख़तरे से 2-4 अनवा को वहाँ पर उनकी हिफाजत की जाती है, उनको क्या कहते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। तो नेशनल पार्क के अलावा और भी होता है, सेंचुरीज़ भी होती है, सेंचुरी। तो वो जो सेंचुरी होती है वो कहाँ होती है, वो किसको कहते हैं, सेंचुरी, जो नेचुरल सेंचुरीज़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर जानवरों के मुकाबले में बर्ड्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पर स्पेशली जहाँ पर बर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, सेंचुरी कहेंगे। और वो सेंचुरी के अलावा
सेंचुरी में बर्ड्स के अलावा जानवर भी होते हैं, लेकिन वहाँ की स्पेशलिटी ये होती है कि वहाँ पर ज़्यादातर परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या फ़र्क है मालूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गैर हयातियाती अज्जा की मिसालें हैं। गैर हयातियाती अज्जा और हयातियाती अज्जा किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। ठीक है, ये लेसन कौन सा है? जो माहौल से रिलेटेड लेसन है ये। इसमें हयातियाती अज्जा और गैर हयातियाती अज्जा के बारे में है। तो यहाँ पर मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी क्या है? हयातियात। तो यहाँ से नेम से ही पता चल रहा हमें कि हयात के माने क्या होते हैं? ज़िंदगी। ठीक है, जिसके अंदर ज़िंदगी, जिनके अंदर जान होती है वो हयातियाती कहलाते हैं। और जो जिनके अंदर ज़िंदगी या फिर हयात नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? गैर हयातियाती। माहौली निज़ाम। ठीक है, ये माहौली निज़ाम में दो तरह के चीज़ें होती हैं। माहौली निज़ाम दो तरह के चीज़ों पे डिपेंड होता है, वो होता है हयातियाती और गैर हयातियाती। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हयातियाती में क्या आता है, गैर हयाती में क्या आता है? यहाँ पर मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। ठीक है, ये तीन चीज़ें अच्छे से याद रखिए। मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी क्या होती है? गैर हयातियाती होती है। ठीक है, ए बायोटिक कंपाउंड्स होते हैं ये। ठीक है, ए बायोटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, हयातियाती अज्जा की मिसालें क्या है? बायोटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हयातियाती अज्जा कौन से होते हैं? पौधे, पौधे, जानवर, पौधे, जानवर और खुर्दबीनी अजसाम। पौधे, जानवर और खुर्दबीनी अजसाम किसके अंडर आते हैं? ये हयातियाती अज्जा, बायोटिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं ये तीनों। ठीक है, वो तीन पानी, हवा, सूरज की रोशनी ए बायोटिक, और हयातियाती अज्जा में कौन से आते हैं? पौधे, जानवर और खुर्दबीनी अजसाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हयाती अज्जा, हयाती अज्जा ए बायोटिक कंपाउंड्स और बायोटिक कंपाउंड्स और एबायोटिक कंपाउंड्स। ये जो एबायोटिक कंपाउंड्स और बायोटिक कंपाउंड्स होते हैं, अलग अलग माहौली निज़ाम के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे कि सहराई माहौली निज़ाम अलग होता है, जंगलाती माहौली निज़ाम अलग होता है, समंदरी माहौली निज़ाम अलग होता है। ठीक है, इस तरह से हर एक का माहौली निज़ाम अलग होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या लिया हुआ है? एक समंदर या फिर तालाब का माहौली निज़ाम लिया गया है, जिसमें क्या होते हैं? हर एक में हयातियाती अज्जा में तीन तरह के फर्दर डिवाइड होते हैं। पहले पैदा कुनिंदे, और दूसरा सारिफीन, और तीसरा तहलील कुनिंदे। तो पहला क्या है? पैदा कुनिंदे कौन कौन से हैं? जैसे कि जंगलात, पौधे, ऑस्किलेटेरिया, स्पाइरोगेरा, ब्लू ग्रीन अलगी वगैरह। ओके, ये क्या होते हैं? पैदा कुनिंदे। पैदा कुनिंदे मतलब ये ग़िज़ा को तैयार करते हैं, सूरज की रोशनी से ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? पैदा कुनिंदे कहा जाता है। ये हमारे माहौल में ग़िज़ा की तैयारी का सबब यही होते हैं। ठीक है, एनर्जी यहीं से इनिशिएट होती है। नेक्स्ट क्या है? ये जो तैयार करते हैं, पैदा कुनिंदा ग़िज़ा तैयार करते हैं, इनको जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सारिफीन कहलाते हैं। सारिफीन जैसे कि श्रिम्प, खेकड़े वगैरह। ये कौन से है? ये माहौली निज़ाम समंदरी माहौली निज़ाम का है। अगर हम नॉर्मल जो ज़मीनी माहौली निज़ाम में है, उसमें क्या आ जाएंगे? पैदा कुनिंदेगान में पौधे आ जाएंगे, और सारिफीन में क्या आएंगे? सारिफीन में जो पौधों को खाते हैं उनको वो आ जाएंगे, और जो जानवरों को भी खाते हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, सारिफीन फर्दर डिवाइड दो में होता है। कौन कौन सा? हर्बीवोरस और कर्निवोरस, दो होते हैं इसमें। ठीक है, हर्बीवोरस, कर्निवोरस। तो जो पौधे सिर्फ पौधे खाते हैं, सारिफीन के अंदर ही आएंगे। वो जो हर्बीवोरस, कर्निवोरस होते हैं, सारिफीन के अंदर ही आते। ये जो हर्बीवोरस है वो पौधों को खाते हैं, जो कर्निवोरस होते हैं वो जानवरों को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है तहलील कुनिंदे। तहलील कुनिंदे कौन होते हैं? जो नाकारा मादों को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, डिकम्पोज करके उसको ज़मीन के अंदर तहलील कर देते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तहलील कुनिंदे। तहलील कुनिंदे में क्या आते हैं? खुर्दबीनी अजसाम, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस वगैरह किसके अंदर आते हैं? तहलील कुनिंदे के अंदर आते हैं। और गैर हयाती अज्जा कौन कौन से? नमकीन, ताज़ा पानी, तपिश, दर्जा हरारत, मिट्टी वगैरह। ये क्या कहलाते हैं? हयाती अज्जा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस्तिलाह माहौली निज़ाम को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया?
इस्तेला माहौली निज़ाम का वर्ड सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया था, किसने कहा था? कौन है ये? ए जी टैंसले। ठीक है, ए जी टैंसले ने सबसे पहले माहौली निज़ाम को दरियाफ्त किया था, या फिर माहौली निज़ाम वाला वर्ड पहली बार कौन यूज़ करे थे? ए जी टैंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी फसलें जिसकी कटाई के लिए दिन 180 दिन, ओके, 180 दिन, 180 दिन या फिर इससे ज़ायद दिन दरकार होते हैं, किस किस्म की फसल कहलाती है? यानी यहाँ पर अगर ऐसी फसल जिसको की कटाई के लिए 180 दिन लग रहे या फिर 180 से ज़्यादा दिन लग रहे, तो हम ऐसी फसलों को क्या कहेंगे? तवील मुद्दती फसलें कहेंगे। क्या कहेंगे? तवील मुद्दती फसलें। और ऐसी फसलें जिनकी कटाई के लिए 100 दिन दरकार होते हैं, ये फसलें क्या कहलाती हैं? इस किस्म की फसलें मुख्तसर मुद्दती फसलें कहलाती है। 180 दिन से ज़ायद लग रहे तो कौन सी फसलें हो गई वो? तवील मुद्दती। और 100 दिन लग रहे यानी 3 महीने वाली फसलें क्या कहलाती है? मुख्तसर मुद्दती। और 6 महीने वाली फसलें तवील मुद्दती फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौसम सरमा में काश्त की जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मौसम सरमा में काश्त की जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? क्या रब्बी की फसलें कहलाती है। और ये रब्बी की फसलें कब से कब तक की जाती है? नवंबर तक अप्रैल के महीने में की जाती है, जो 6 महीने में उगाई जाती है। ठीक है, रब्बी की फसलें मौसम सरमा में उगाई जाने वाली फसलें। ऐसी फसलें जो सिर्फ मौसम सरमा में अक्टूबर तक जनवरी में उगाई जाती है, आम तौर पर रबी की फसलें कहलाती है। अरबी में रबी से मुराद सरमा के है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? रबी की फसलों की मिसालें जैसे गेहूँ, मकई, कोतमीर, मेथी, बार्ली वगैरह रबी की फसलों की मिसालें हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौसम बरसात में काश्त की जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? मौसम सरमा वाली क्या कहला रही थी? रबी। और मौसम बरसात वाली क्या कहलाती है? खरीफ की फसलें कहलाती है। क्या कहलाती है? खरीफ की फसलें। और ये जून से शुरू होकर अक्टूबर के 6 महीने और अक्टूबर तक ये फसल उगाई जाती है। इसके लिए भी कितनी होती है? 6 महीने में होती है। ये जो 6 महीने के दौरान उगाई जाती है, इनको हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें कहते हैं। और खरीफ की फसलों का एग्जाम्पल क्या है? चावल, हल्दी, मिर्च, गन्ना, ज्वार, कपास, मूंग वगैरह खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, इसके भी मिसालें इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, मानसून की आमद पर किसान कौन सा त्यौहार मनाते हैं? मानसून की आमद पर किसान कौन सा त्यौहार मनाते हैं? कौन सा त्यौहार मनाते हैं? मानसून यानी जो बारिश जब स्टार्ट होती है तो उसे क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। उस वक्त किसान अपनी फसल पेरने की तैयारी में रहते हैं और जैसे ही बारिश होती है तो वो खुश हो जाते हैं और खुश होकर एक त्यौहार मनाते हैं। उसका नाम क्या है? एरुवाका। ओके, क्या है उसका नाम? एरुवाका। ठीक है, मानसून की आमद पर किसान एरुवाका त्यौहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छिड़काव के ज़रिए बीजों का इंतशार क्या कहलाता है? छिड़काव के ज़रिए बीजों का इंतशार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। ये इस तरह से जो बीज छिड़क के फसल बोते हैं उसको क्या कहेंगे हम? ब्रॉडकास्टिंग कहेंगे। और चावल के पौधों को, छोटे छोटे पौधों का एक मखसूस फासले पर लगाना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन, नार लगाना कहते हैं। ठीक है, पौधों को मखसूस मुकाम पर यानी मखसूस फासले पर लगाना। ठीक है, सबको यहाँ पर देखें, इसमें फासला नहीं होता बल्कि कोई नज़दीक कोई दूर इस तरह से बीज पड़ जाता है और ये उग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास फासले पर लगाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? नार लगाना या फिर ट्रांसप्लांटेशन करना बोलेंगे। छोटे छोटे पौधे पहले ऑलरेडी उगाए जाते हैं धान के, इसके बाद वो पौधों को निकाल कर जो एक छोटा सा बेड तैयार करके, बेड पर क्या तैयार करते हैं? ठीक है, मिट्टी का बेड तैयार करके उस पर धान उगाते हैं, धान के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं जिसे नार कहा जाता है। और यहाँ पर नार लगाना कहा जाता है, इसको ट्रांसप्लांटेशन, नार लगाना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डीडीटी का फुल फॉर्म,
क्या है DDT का फुल फॉर्म? डाइक्लोरो डाइफिनॉल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये जो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। और BHC का फुल फॉर्म क्या है? BHC का बेंजीन हेक्साक्लोराइड और क्लोरोडाइन, एड्रेन एंड्रेन एंडोसल्फाइन और डियाजियन वगैरह हशरातकश अद्वियात का आम तौर पर सफ़ूफ या फिर माया की शक्ल में छिड़काव किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये हशरातकश अद्वियात है ये। ठीक है, क्या है? हशरातकश अद्वियात। DDT और BHC, यहाँ पर ये दो इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? हशरातकश अद्वियात है। ठीक है, हशरातकश मीन्स कीड़ा मारू दवाएं, कीड़ा मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। नेक्स्ट देखते हैं, कीमियाई फर्टिलाइज़र्स और कुदरती फर्टिलाइज़र्स में क्या डिफरेंस है? जो कीमियाई फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये खाद गैर नामियाती नमकों से तैयार की जाती है। किससे तैयार की जाती है? ये नमकों से, गैर नामियाती नमकों से तैयार की जाती है। जबकि ये पौधों और जानवरों के नामियाती नाकारा मादों से तैयार की जाती है। ये खाद फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है, ये खुली जगहों पर तैयार की जाती है। इसमें ह्यूमन्स ह्यूमन्स नहीं पाई जाती मिट्टी में। ह्यूमन्स, आई थिंक ये हमस है। ठीक है, हमस, हमस यानी मिट्टी की ऊपरी पतली लेयर को हमस कहते हैं। मिट्टी में हमस परत ज़ख़ीरा होती है। ओके, मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की कसीर मकदार ज़मीन में ज़ख़ीरा की जाती है। इसमें क्या होता है? ये खाद में सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो कि कला मुखवियात है, यही पाए जाते हैं। जबकि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की कम मकदार ज़मीन में ज़ख़ीरा होती है। नेक्स्ट है, मिट्टी की सेहत मुतासिर होती है। इसका इस्तेमाल करने से मिट्टी ख़राब होती है, जबकि इसका इस्तेमाल करने से मिट्टी की सेहत में इजाफा होता है। इससे फसल तो अच्छी हो जाती है वक्तिया तौर पर, लेकिन ये अगली फसलों के लिए मिट्टी ख़राब हो जाती है। जबकि ये अगली फसलों के लिए मिट्टी और भी ज़्यादा सेहतमंद हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें क्या होता है? सिर्फ NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ठीक है, जो आर्टिफिशियल खाद होती है उसके अंदर NPK होता है। कौन कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। जबकि जो कुदरती फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से तैयार होता है, जैसे कि अजोटो बैक्टीरिया, नाइट्रो बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं? जो भी पौधों और जानवरों के नामियाती मादे होते हैं उनको तहलील कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिगेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर इरिगेशन मीन्स पौधों को पानी किस तरह बहाया जाता है। ठीक है, और फरो इरिगेशन में क्या होता है? यहाँ पर फरो इरिगेशन में आपाशी के इस तरीके में पानी कैनाल, चैनल्स या फिर नालियों, फरोज के ज़रिए मुहैया किया जाता है, जो खेत के दोनों कतारों के दरमियान होती है। ये इस तरह से पानी को नालियाँ बनाकर इसमें छोड़ना क्या कहलाता है? ये फरो इरिगेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस तरह का जो पानी से भर देना खेत को, ठीक है, पानी से लबरेज कर देना, इसको क्या कहेंगे हम? बेसिन इरिगेशन। इस तरीके में खेत को पानी से लबरेज कर दिया जाता है, जैसा कि धान की फसल उगाने के लिए किया जाता है। और केनाल, तालाब और कुएं हमारी रियासत के बहुत सारे इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? बेसिन इरिगेशन, जिसमें पानी को क्या कहा जाता है? पानी को लबरेज कर दिया जाता है खेतों में। और जो बेसिन इरिगेशन होता है उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है बाज़ वक़्त, जैसे कि बाज़ औक़ात खेत में पानी जमा हो जाता है और मिट्टी इसको जज़्ब करने से क़ासिर रहती है। ऐसी हालत को हम लॉगिंग या फिर आब तख्ता कहते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाज़ औक़ात खेत में ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, मिट्टी इसको जज़्ब करने से क़ासिर रहती है। ऐसी हालत को हम क्या कहते हैं? लॉगिंग या फिर आब तख्ता कहते हैं। ठीक है, पानी की लॉगिंग बहुत सारे पौधों के लिए नुकसान हो सकती है, क्योंकि वो जड़ों की तनफ़ुसी अमल में माना होती है। इसलिए खेत से ज़ायद पानी के इखराज की सहूलत भी होनी चाहिए। यानी जो खेतों में पानी पड़ने के बाद जो ठहर जाता है उसको हम क्या बोलेंगे?
आब आब तख्ता या फिर लॉगिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, आबपाशी के जदीद तरीक़े जो थे वो कौन से तरीक़े थे, वो पुराने तरीक़े हैं वो। ठीक है, ये कौन से तरीक़े हैं, नए तरीक़े। ये जो तरीक़े हैं ये कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर हम स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, स्प्रिंकलर्स। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर हम स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, यहाँ पर पाइप्स होते हैं, उसको छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि पौधों की जड़ों में डायरेक्ट पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन में कम पानी लगता है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पानी का खर्च कहाँ पर कम होता है, ड्रिप इरिगेशन में ही होता है। ठीक है, जहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा कम होता है वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पौधे जिनकी फूलदारी रात के वक्फे पर मुनहसर होती है, इनके लिए रात का वक्फा कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि बाज़ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनकी फूलदारी सिर्फ रात में होती है। ठीक है, उन पौधों के लिए ना एक लंबी रात का वक्फा होना ज़रूरी होता है। तो उसी हिसाब से हम पौधों को बोते हैं। ठीक है, जो सीजन्स हम डिवाइड करते हैं कौन से सीज़न में कौन से प्लांट्स बोने हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, उनकी फूलदारी के ऊपर। उनको फूलदारी के लिए कितना वक्फा चाहिए, रात का कितना वक्फा चाहिए। तो जो रात की फूलदारी के पौधे होते हैं उनके लिए कितना वक्फा चाहिए, रात में उनको कम से कम 12.5 घंटे का वक्फा चाहिए। ठीक है, 12.5 घंटे की रात होनी चाहिए, तभी वो फूल देते हैं। ठीक है, अच्छी फूलदारी के लिए इतना चाहिए, अदरवाइज़ वो ठीक तरह से उनकी फूलदारी नहीं होती और फसल सही नहीं होती। तो उनकी मिसाल कौन सी है, जो रात की फूलदारी की जो मिसाल है वो कौन कौन से हैं, कपास, मकई। ओके, इसके अलावा और भी है लेकिन हमारे पास बुक में यहाँ पर 2 ही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हर्ज़ों की सफाई के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। हर्ज़े किसे कहते हैं, जो घास होता है, वीट होता है खेतों में, जो कि गैर ज़रूरी पौधे उग आ जाते हैं, उनके लिए उनको हम क्या कहेंगे, हर्ज़े कहेंगे। ठीक है, उनके सफाई के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, टू फोर डाइक्लोरोफिनेक्स एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये ये वीडीसाइड है, ये वीडीसाइड यानी हर्ज़ों को मारने वाली दवाई। ठीक है, हर्ज़ों को ख़त्म करने वाली, घास को मारने वाली दवाई कौन सी है, 2,4-डाइक्लोरोफिनेक्स एसिटिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन है, भैंसों और गायों के पैरों में जुज़वी तौर पर होने वाली बीमारी कौन सी है। आंसर क्या है इसका, गालीकंटू। गालीकंटू जो बीमारी है ये जुज़वी तौर पर होने वाली बीमारी है गायों और भैंसों में। जबकि एक और बीमारी के बारे में पढ़े थे हम, जानवरों में होने वाली फूड एंड माउथ डिसीज़, उसका नाम क्या था, एंथ्रेक्स राजफोड़ा था उसका नाम। ठीक है, ये कौन सी बीमारी है, पैरों में होने वाली भैंसों और गायों के, गालीकंटू। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे मुल्क में दूध की पैदावार कौन से जानवरों से ज़्यादा होती है। कौन से जानवरों से ज़्यादा होती है, गाय से ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारे मुल्क में दूध की पैदावार किससे हासिल होती है, दूध की पैदावार कौन कौन से जानवरों से हासिल होती है, एक तो गाय से हासिल होती है, दूसरा भैंसों से, और तीसरा ऊंट, बकरी और गधों से हासिल होता है दूध। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हिस्सा है 60% जो हिस्सा है वो किससे हासिल होता है, गाय से हासिल होता है 60%, जबकि 20-30% किससे हासिल होता है, 30% भैंसों से हासिल होता है, और 10% ऊंट, बकरियों और गधों से हासिल होता है, 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे मुल्क में बैरूनी किस्म की गाय कौन सी है, जर्सी, इंग्लैंड। हमारे मुल्क में जो बैरूनी किस्म की गाय है कौन कौन सी है, वो जर्सी गाय है और हॉल्स्टीन गाय है। ठीक है, तो जर्सी गाय का ताल्लुक़ कहाँ से है, इंग्लैंड से है, जबकि हॉल्स्टीन गाय का डेनमार्क से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद इनकलाब का ताल्लुक़ किस शय से है। सफ़ेद इनकलाब का ताल्लुक़ दूध से है। ठीक है, दूध से है। प्रोफेसर J.K. कुरियन
बाबाए सफ़ेद इनकलाब ने दूध की शरह पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे मुल्क में दूध की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इन्होंने मखलूत किस्म की गायों और भैंसों की पैदावार, जानवरों की सेहत, दूध हासिल करने और इनको महफूज रखने के तरीक़ों के ताल्लुक़ से अख्तराई तजावीज़ भी पेश किए हैं। ऑपरेशन फ्लूड स्कीम के तहत दूध की शरह पैदावार में खातिर ख्वाह बेहतरी देखी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का भैंस का ताल्लुक़ कौन सी रियासत से है? चिल्का भैंस का ताल्लुक़ रियासत उड़ीसा से है। ठीक है, रियासत उड़ीसा से है। उड़ीसा के देसी पालतू जानवर चिल्का भैंस पाली जाती है। ठीक है, उड़ीसा के जो देसी जानवर है वो भैंस कौन सी कहलाती है? चिल्का भैंस कहलाती है। वहाँ के लोग अपनी भैंसों को मुर्रा नस्ल की भैंसों से इख्तिलात करने से रोकते हैं। वहाँ के मवेशी रात के वक्त चिल्का झील के नमकीन पानी में चरते हैं और सुबह घर वापस होने के बाद बग़ैर कोई दीगर चारा खाए के दूध देते हैं। इस दूध का जायका कैसा होता है? नमकीन होता है, किसी कदर नमकीन होता है और उसको हम बग़ैर रेफ्रिजरेटर के 7 दिन तक रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंडों की पैदावार के लिए हिंदुस्तान को कौन सा मुकाम हासिल है? अंडों की पैदावार के लिए हिंदुस्तान को तीसरा मुकाम हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नस्ल की मुर्गियों को लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जवाब क्या है इसका? असील मुर्गियाँ। ठीक है, असील मुर्गी या फिर बेरिसा मुर्गी। कुदरती और देसी किस्म की मुर्गियाँ के अंदर अंडे देने की खासियत, अंडे सहने की खासियत होती है। जो अपने कुदरती मुर्गियाँ होती हैं, कुदरती या फिर हमारी मुकामी मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ होती है, जैसे कि असील, कटकनाथ, चिटगांग, लॉन्गशन, बरीसा वगैरह चंद खालिस मुकामी मुर्गियों की किस्में हैं। तो ये मुर्गियाँ क्या करती है? अंडे सहने की खासियत रखती है, जबकि मखलूत हाइब्रिड मुर्गियों के अंदर अंडे देने की निस्बत ज़्यादा होती है। ठीक है, अंडे ये ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन अंडों को सह नहीं सकते, जबकि हमारी मुर्गियाँ अंडे कम देती है देसी मुर्गियाँ, लेकिन अंडे सहने की खासियत उनके अंदर पाई जाती है। एक और किस्म की मुर्गी है जिसे हम कहते हैं असील या फिर बरीसा मुर्गी। ये बरीसा मुर्गी कुदरती तौर पर क्या होते हैं? ये झगड़ालू किस्म के होते हैं। तो इनकी फितर झगड़ालू किस्म की होने की वजह से ये अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त, जारहाना अंदाज और शाही चालो चलन के लिए शोहरत रखते हैं। ठीक है, झगड़ालू किस्म के होने की वजह से इनको हम लड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडों को सहने के लिए कितनी दर्जे हरारत की ज़रूरत होती है? अंडों को सहने के लिए 37 तक 38 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है अंडों को सहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद की मक्खियों को पालना क्या कहलाता है? शहद की मक्खियों को पालना एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शहद की मक्खियों की किस्में कौन कौन सी है? आंसर क्या है इसका? हिंदुस्तान की शहद की मक्खियाँ कितनी किस्म की है? यहाँ पर 6 किस्म की मक्खियाँ हैं। ठीक है, 6 किस्म की मक्खियाँ हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी है? 6 किस्म की जो मक्खियाँ हैं वो क्या है? एपीस डॉर्सेटा, एपीस इंडिका, एपीस फ्लोरिया, एपीस मेलिपोना, एपीस ट्राइगोना, एपीस सेरोना। ओके, ये कौन सी है? हिंदुस्तान की 6 किस्म की मक्खियाँ हैं, मुकामी मक्खियाँ हैं यहाँ की। और एपीस सेरीना जो मक्खी है वो कौन सी मक्खी है? यहाँ की मक्खी जो कि कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं और हर साल तकरीबन 3 से 10 किलो शहद तैयार करती है। जबकि एपीस मेलिफेरा जो कि एक यूरोपियन मक्खी है, वो साल में 25 से 30 किलो शहद तैयार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है शहद की मक्खियों के बारे में, उसको देख लेते हैं। शहद की मक्खियाँ चींटियों की तरह समाजी ज़िंदगी गुजारती हैं जो कि कॉलोनीज़ की शक्ल में रहती हैं। एक शहद की मक्खी की 9 आबादी में 3 किस्म की मक्खियाँ पाई जाती हैं। कौन सी होती है वो 3 किस्म की? एक होती है मल्लिका मक्खी या फिर रानी मक्खी,
दूसरी होती है मज़दूर कारकुन मक्खियाँ, मल्लिका मक्खी और कारकुन मक्खियाँ, और तीसरी होती है 100 से ज़ायद नर मक्खियाँ। ठीक है, एक कॉलोनी में सिर्फ एक ही मल्लिका मक्खी होती है। मल्लिका मक्खी का बुनियादी काम होता है अंडे देना। ठीक है, मल्लिका क्वीन मक्खी का अर्ज़ हयात होता है 2 से 3 साल। ठीक है, बहुत ही लंबा दौर हयात होता है इसका, 2 से 3 साल। और जबकि कारकुन मक्खियाँ बहुत सारी हज़ारों कारकुन मक्खियाँ होती है, जिसमें उनका दौर हयात होता है 5 से 6 हफ्ते। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे भी दोनों तीनों के बारे में एक जगह आ जाता, यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट आता, 3 मक्खियों के बारे में है तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन देके आपको इसका दौर हयात इतना होता है, इसका दौर हयात होता है, सही स्टेटमेंट को चूज़ करने के लिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, 5 से 6 हफ्ते किसका होता है? कारकुन मक्खी का होता है। और नर मक्खी का अर्ज़ हयात 57 डेज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पे मादा बांझ मक्खियाँ भी होती है जो कि कारकुन मक्खियाँ कहलाती हैं। ये मक्खियाँ अपनी ज़िंदगी की इब्तदाई 3 हफ्ते घरेलू काम अंजाम देती हैं और शफाफ गाढ़े मादे रॉयल जेली का इखराज करती है और बच्चों को खिलाती है। 3 हफ्तों के बाद बाहर के काम जैसे कि शहद, ज़ीरा दाने और पानी जमा करने का काम अंजाम देती हैं। और ड्रोन कॉलोनी की नर मक्खियाँ होती हैं, ये बहुत ही काहिल होते हैं और ग़िज़ा जमा नहीं कर सकते। इनका काम क्या होता है? बच्चे पैदा करना होता है। और ये जब ये मादा मक्खी से मिलते हैं तो उसके बाद ये मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा तो शतुरमुर्ग है, और उसके बाद जो बड़ा परिंदा है, ना उड़ने वाला परिंदा। ना उड़ने वाला परिंदा सबसे बड़ा कौन सा है? एमो है। ये ऑस्ट्रेलिया का परिंदा है। ठीक है, और एमोस को पालना क्या कहलाता है? एमो कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहद की मक्खी का जहर क्या कहलाता है? शहद की मक्खी का जहर क्या कहलाता है? एपिस टिंचर कहलाता है। एपिस टिंचर कहलाता है। और एपिस टिंचर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? होम्योपैथी। ठीक है, होम्योपैथी की दवाइयों में क्या आता है? जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हौलदार मछलियों की मिसालें कौन सी हैं? हौलदार मछलियों की मिसालें कौन सी है? झींगे, लॉबस्टर। ठीक है, झींगे लॉबस्टर क्या होती है? ये झींगे, लॉबस्टर और खेकड़े, 3 है यहाँ पे। ठीक है, झींगे, खेकड़े और लॉबस्टर, ये 3 क्या कहलाते हैं? हौलदार मछलियाँ कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकामी मछलियाँ कौन कौन सी है? मुकामी मछलियाँ कौन सी है यहाँ पर? कटला, कटराना, मरेल और रोहू, ये कौन सी मछलियाँ हैं? मुकामी मछलियाँ हैं। तो ये जो मुकामी मछलियाँ होती हैं, हम जो मछलियों को पालते हैं, मछलियों को पालते वक्त हम तालाब का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके हम ज़्यादा मछलियों को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, बाज़ मछलियाँ तालाब के निचली सतह में पाई जाती है, बाज़ दरमियानी सतह में पाई जाती है, और बाज़ की आदत क्या होती है? ऊपरी सतह में रहने की होती है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि 3 किस्म की, एक तालाब में 3 किस्म की मछलियाँ पाल सकते हैं, जिसकी वजह से मछलियों को पालने के लिए जो जगह की ज़रूरत होती है, अगर हम एक ही किस्म की मछलियाँ डाल देंगे उसके अंदर तो वो आपस में क्या होगी? लड़ेंगी ग़िज़ा के लिए, और उन्हें जगह कंजेस्टेड हो जाएगी। इसके बजाय हम 3 किस्म की जब मछलियाँ पालते हैं तो ग़िज़ा का सही इस्तेमाल भी हो सकता है। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे से लड़ती भी नहीं है। ज़्यादा हम जगह का इस्तेमाल करके ज़्यादा मछलियाँ ग्रो कर सकते हैं। तो कौन सी मछली कौन से एरिया में पाई जाती है? ठीक है, यहाँ से इससे पहले क्वेश्चन आया था। ठीक है, कौन सी है? देखिए यहाँ पर, तालाब में मौजूद तमाम ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाया जा सके, इसीलिए हम क्या कहते हैं? कटला नामी मछली तालाब की ऊपरी सतह पर होती है। जो कटला मछली होती है तालाब की ऊपरी सतह पर होती है, ऊपरी सतह पर आके ग़िज़ा हासिल करती है, जबकि रोहू तालाब के दरमियानी हिस्से में, और मृगेल मछली क्या करती है? मृगेल मछली और आम कार्पस, कॉमन कार्पस तालाब की निचली सतह से अपनी ग़िज़ा
हासिल करते हैं। ओके, ये 3 नाम अच्छे से याद रखना है। कैटला ऊपर रहती, ठीक है, कैटला ऊपरी हिस्से में ग़िज़ा हासिल करती, रोहू दरमियान हिस्से से ग़िज़ा हासिल करती, और मृगेल और कॉमन कार्पस ये तालाब की निचली सतह से ग़िज़ा को हासिल करते हैं। ठीक है, और ग्रास कार्पस की ग़िज़ा आबी हर्जा वीड होती है। ग्रास कार्पस की क्या होती है ग़िज़ा? वीड होती है। मजमूई तौर पर ये तमाम अनवा की मछलियाँ एक दूसरे से मुसाबिकत किए बगैर तालाब में मौजूद ग़िज़ा का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर ऊपर ही जैसे कि हम कैटला को पाल रहे सिर्फ तालाब में, तो क्या होगा यहाँ पे जो भी ऊपर की ग़िज़ा है वो खा लेंगे, और जो ग़िज़ा नीचे चली जाएगी वो वेस्ट हो जाएगी फिर, ठीक है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कैटला ऊपर की ग़िज़ा खा लेते, रोहू दरमियानी ग़िज़ा खा लेते हैं, और मृगेल कॉमन कार्पस नीचे की ग़िज़ा खा लेते। इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर तालाब का अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे और ज़्यादा मछलियों को ग्रो कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन का फ़ीसद कितना है? हवा में मौजूद ऑक्सीजन का फ़ीसद तकरीबन 21% होता है। नाइट्रोजन का फ़ीसद होता है 78%। ठीक है, नाइट्रोजन का फ़ीसद होता है 78%। ऑक्सीजन का फ़ीसद होता है 20.947%, अप्रॉक्सीमेटली 21%। राइट, ऑर्गन का फ़ीसद होता है 0.923, और कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ीसद होता है 0.0333 या फिर 0.03। ओके, और दीगर जो भी मादे होते हैं वो 1% होता है। आबी बुखारात H2O 1% होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुदरती आलूदकार कौन से हैं? कुदरती आलूदकार यानी आलूदकार किसे कहेंगे हम? ऐसे चीज़ें जो आलूदगी फैलाने वाली होती है, वो कौन कौन सी है? कुदरती तौर पर, जैसे कि हम जो धुएं वगैरह से आलूदगी फैला रहे, वो तो क्या है, हम फैला रहे, इंसानों की तरफ से फैला जाने वाले हैं। लेकिन कुदरती तौर पर भी बस चीज़ें आलूदगी फैलाती है। जैसे कि फर्स्ट क्या है यहाँ पर, आतिशफ़िशा का फट पड़ना। ठीक है, आतिशफ़िशा के फट पड़ने पर मुख्तलिफ़ गैसों का इखराज होता है जो कि हवा में आलूदगी का सबब बनता है। नामियाती अशिया के सड़ने और गलने की वजह से अमोनिया गैस खारिज होकर हवा में शामिल हो जाती है। यानी हम जहाँ पर भी कचरा वगैरह फेंकते हैं, वहाँ पे जो कचरा सड़ता गलता है तो वहाँ से बदबू आती है ना, तो वहाँ से कौन सी गैस खारिज होती है? वहाँ पे अमोनिया की गैस खारिज होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये भी गैस क्या पैदा करती है, माहौल को आलूदा करती है। ठीक है, आलूदगी पैदा करती है। पानी के नीचे मौजूद नामियाती अशिया के सड़ने और गलने पे क्या होती है, मीथेन गैस खारिज होती है जो कि फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनती है। पानी के जो भी तालाबों में वगैरह में जो भी चीज़ें मर जाती है, तो सड़ने गलने की वजह से मीथेन गैस खारिज होती है, इसीलिए पानी में भी बदबू आती है ना, वो वहाँ पर कौन सी गैस खारिज होती है? मीथेन गैस खारिज होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है। और नेक्स्ट है, पौधों के आज़ाद किए हुए ज़ीरा दाने हवा में उड़ते हुए फ़िज़ा को आलूदा करते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ़िज़ाई आलूदगी का जो हमारे माहौल में जो मेन सबब बनता है वो कौन सा है? ये ज़ीरा दाने। ठीक है, जो भी पॉलेंस होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन जब फट पड़ता है तो जो ज़ीरे दाने होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं। ये भी आलूदगी का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को कई बीमारियां भी होती है पॉलन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सी अशिया में पाए जाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, जिसको हम CFC भी कहते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर 3 नाम दे दिए गए थे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरियोसोल स्प्रेस। तो ये तीनों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। जबकि यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया था एयर कूलर्स। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है, पहचानने का था। ठीक है, तो वो क्या था? एयर कूलर्स। एयर कूलर्स में क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह नहीं बनते, जबकि 3 क्या है यहाँ पर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह बनते हैं। ऐसे कार्बन का इस्तेमाल ओजोन परत को, ये जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किसको नुकसान पहुंचाते हैं? ये ओजोन लेयर को
नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से अगर जब ओजोन लेयर डैमेज होती है तो वहाँ से जो भी मुज़ीर बनफशी शुआएँ हैं वो क्या होता है, हमारे तक पहुंच जाती है, ज़मीन तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से स्किन डिसीज़ेज़ और ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाना और फसलों को नुकसान होना, ऐसे कई सारे नुकसानात होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुरशई बारिश के ज़िम्मेदार गैसेस कौन से हैं? तुरशई बारिश के ज़िम्मेदार गैसेस कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तीन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस क्या होती हैं, तुरशाई बारिश का सबब बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड खून के साथ मिलकर कौन सा मुरक्कब तैयार करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो वो क्या होती है, नुकसानदा होती है इंसानों के लिए। ठीक है, नुकसानदा होती है। तो ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इंसानों में जब जाती है, ठीक है, फेफड़ों के ज़रिए, सांस के ज़रिए जब जाती है तो खून के अंदर मिल जाती है। खून के अंदर मिल जाने से कौन सी बीमारी होती है, उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से इंसान के अंदर क्या होता है कि हमारे सेल्स को जो ऑक्सीजन मिलनी है वो खून से मिलती है। तो जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है किसी को, तो हमारे सेल्स हमारे खून से ऑक्सीजन को हासिल करने से कासिर हो जाते हैं। ठीक है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है बेहतर तौर पर, उसको हम, उस प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीमियाई खादों की वजह से पौधों की अफजाइश और ऑक्सीजन के खात्मे का बाज़ बनने की वजह क्या कहलाती है? ठीक है, कीमियाई खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से और क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पौधों में, तो हम उस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, यूट्रोफिकेशन कहेंगे। ठीक है, यूट्रोफिकेशन ऐसी प्रॉब्लम है जो कीमियाई खादों को बार बार ज़्यादा इस्तेमाल करने से खेतों में ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काबिल तजदीद तवन्नाई के ज़राए कौन से हैं? काबिल तजदीद तवन्नाई के ज़राए मतलब ऐसी तवन्नाई जिसको हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ख़त्म ना होने वाली तवन्नाई है। कौन से है वो? शमसी तवन्नाई, आबी तवन्नाई और हवाई तवन्नाई। ये तीन कौन से हैं? काबिल तजदीद तवन्नाई के ज़राए हैं। और नाकाबिल तजदीद तवन्नाई के ज़राए कौन कौन से हैं? पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, कुदरती गैस। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे बीमारियां जो कम वक्फे के लिए लाहक होती है क्या कहलाती है? ऐसी बीमारियां जो मुख्तसर वक्फे के लिए आती हैं, 2-3 दिन के लिए, फिर चली जाती है, जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम, बुखार वगैरह, तो वो बीमारियां क्या कहलाती हैं? शदीद मर्ज़ कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा कि शदीद मतलब कौन सी, तो बड़ी बीमारी जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। शदीद बीमारी या फिर अक्यूट डिसीज़। ठीक है, अक्यूट डिसीज़ जो होती है उसको क्या कहेंगे हम? अक्यूट डिसीज़ या फिर शदीद मर्ज़ ऐसी बीमारियों को कहते हैं जो मुख्तसर वक्फे के लिए आती है, जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम, खांसी वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई है बीमारियों के बारे में। ठीक है, क्या है यहाँ पर? मुख्तलिफ अवामिल की तेदाद की बुनियाद पर मर्ज़ का इजहार मुख्तलिफ होता है। इन अवामिल में सबसे वाज़ेह आमिल जिसकी बुनियाद पर मर्ज़ को महसूस करते हैं, इसका वक्फ़ा ड्यूरेशन है। कुछ अमराज नहायत कम वक्फ़े के लिए लाहक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शदीद मर्ज़ या फिर अक्यूट डिसीज़ कहा जाता है। हम तमाम अपने तजुर्बात के बाज़ वाकिफ़ है कि आम ज़ुकाम चंद रोज़ी रहता है, जैसे कि ज़ुकाम जैसी बीमारी है वो चंद रोज़ी रहती है, वो कौन सी है? अक्यूट डिसीज़ है। जबकि कुछ बीमारियां तवील अर्जे तक रहती है, यहाँ तक कि कभी कभी ज़िंदगी भर चलती रहती है। ऐसी बीमारियों को हम क्या कहेंगे? ऐसे मर्ज़ को हम मज़मन अमराज या फिर क्रॉनिक डिसीज़ कहेंगे। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है? एलिफेंटासिस, ओके, फिल्पा। एलिफेंटासिस जो बीमारी है ये कौन सी? क्रॉनिक डिसीज़ है। ठीक है,
एक्यूट डिसीज़, क्रॉनिक डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ कुछ वक्फे के लिए होने वाली बीमारी जैसे कि ज़ुकाम। क्रॉनिक डिसीज़ लंबे समय तक चलने वाली बीमारी या फिर ज़िंदगी भर चलने वाली बीमारी क्रॉनिक डिसीज़ कहलाती है। और उसकी एग्जाम्पल क्या है? एलिफेंटाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी बीमारियां जो खुर्द उज़वियों के ज़रिए फौरी तौर पर फैलती है क्या कहलाती है? जैसे कि सर्दी ज़ुकाम वगैरह जो कि छींकने खांसने से फौरी तौर पर खुर्द उज़वियों के ज़रिए फैलती है, वो बीमारी क्या कहलाती है? मुतादी या फिर वबाई बीमारी कहलाती है। मुतादी या वबाई बीमारी किसे कहते हैं? जो एक दूसरे से फैलती है खुर्द उज़वियों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर बीमारी की वजह क्या है? कैंसर बीमारी क्या है? मुतादी बीमारी नहीं है, ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी नहीं है। जबकि ये कौन सी बीमारी है? ये जीनयाती खराबियों की वजह से होने वाली बीमारी है। ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैदेई अल्सर का सबब बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? मैदे के अल्सर का सबब बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? हेलिकोबैक्टीरिया लोरी। ठीक है, हेलिकोबैक्टीरिया लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुछ बैक्टीरिया के अक़साम हैं जो कि कौन से बीमारियों से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, किसका ताल्लुक़ किससे है, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि अल्सर का कौन सा है बैक्टीरिया, कौन सा था? हेलिकोबैक्टीरिया लोरी अल्सर, मैदेई अल्सर की बीमारी से ताल्लुक़ रखता है। जबकि यहाँ पे क्या है स्टिफ्लोकोकाई। स्टिफ्लोकोकाई जो बैक्टीरिया है ये किसका वजह बनती है? ये जो भी कील मुहासे फुंसी वगैरह होते हैं उनकी वजह किसकी वजह से होती है? स्टिफ्लोकोकाई की वजह से। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? ट्रिपैनोजोमा। ट्रिपैनोजोमा जो कलवी जानदार है जो मर्स। ठीक है, एक कलवी उज़विया है, ये भी एक कलवी उज़विया है, बैक्टीरिया नहीं होता है, एक कलवी उज़विया है जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। ठीक है, अब तक हम 3 पढ़ लिए ना। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी किसकी वजह से होती है? ट्रिपैनोजोमा। ठीक है, और नेक्स्ट है, क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है नाम, लिशमानिया। लिशमानिया एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन है। ठीक है, लिशमानिया एक प्रोटोजोन है जिसकी वजह से काला आज़ार बीमारी होती है। ओके, इसकी वजह से क्या होती है? काला आज़ार बीमारी होती है। किसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है ये याद रखना चाहिए हमें। ठीक है, लिशमानिया की वजह से काला आज़ार बीमारी होती है। और एक यहाँ पर लास्ट क्या है? यहाँ पे एक बालिग गोल दूधिया जिसका तकनीकी नाम क्या है? एस्केरिस ल्यूब्रिकॉइड्स। एस्केरिस ल्यूब्रिकॉइड्स है जो कि मैदे की छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरस से होने वाली बीमारियां कौन सी है? वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? वायरस से होने वाली बीमारियों के आम मिसालों में सर्दी, नज़ला, इन्फ्लुएंज़ा, डेंगू बुखार, एड्स है। ठीक है, ये कौन से है? वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। टाइफाइड बुखार, हाइजा क्लोरा, दिख, ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रैक्स जैसी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, यहाँ तक जो बीमारियां हैं वो किसकी वजह से? वायरस की वजह से है। और यहाँ से जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया की वजह से है। जिल्द की कई आम तादी इन्फेक्शंस मुख्तलिफ अक़साम के फंगी से होते हैं। खुर्द उज़वी जैसे कि प्रोटोजोन्स, खुर्द उज़वी। ठीक है, जिल्द की होने वाली बीमारियां कौन सी है? फंगस से। नेक्स्ट क्या है? खुर्द उज़वी जैसे कि प्रोटोजोन्स, मलेरिया। प्रोटोजोन्स की वजह कौन बनते हैं? मलेरिया, प्लास्मोडियम और काला आज़ार, लश्मीनिया। ठीक है, लश्मानिया जैसी बीमारियों का सबब बनते हैं। ठीक है, आंती करम तादियों और फिल्पा जैसी बीमारियों का सबब बनने वाले मुख्तलिफ करम के अनवा के बारे में भी मालूमात रखते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस 3rd to 8th बनाए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें। यहाँ से इंशाल्लाह आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो समझ कर पढ़िए जो भी टॉपिक्स हैं। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसीलिए आप अच्छे से समझ कर पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है,
और जो भी टॉपिक्स बचे हैं लिंक लेसन 9th और 10th के, वो हम इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम फिल वक्त टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे उर्दू के लिए, जहाँ से आपको कम से कम आप 25 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट देखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।